और जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर आपको देवघर से बता दें, जहां शिवरात्रि पर धारा 144 लगाने के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। देवघर के बाबाधाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे सांसद ने हेमंत सोरेन की सरकार को हिंदू विरोधी करार दे दिया। साथ ही पलामू की घटना को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने पूछा कि शिव की नगरी देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगी तो और क्या दूसरी जगह निकलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन हेमंत सोरेन सरकार के इशारे पर धारा 144 लगा रही है और शिव बारात को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सब कुछ उन्होंने भोलेनाथ पर छोड़ दिया है और जो फैसला होगा वो ही मंजूर होगा। बस मांगे कि सुख हो, शांति हो, शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे। यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंचसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं, उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात है। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है उनकी मनोबल को बढ़ाना, और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी। और पलामू के पांकी में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब हालात बिल्कुल काबू में। पूरे पांकी प्रखंड में धारा 144 लागू है। मोबाइल और इंटरनेट भी बंद हैं। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी के निशान आज भी पांकी की सड़कों पर मौजूद है। हालांकि कल जो जगह रण क्षेत्र बना हुआ था, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं ताकि हालात सामान्य हो सके, बेहतर हो सके। इस मामले को लेकर पांकी थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा नामजद और 1000 अज्ञात आरोपी बनाए गए, जबकि 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल ब्रांच के 2 अफसरों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो सीधे डीजीपी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और पलामू के पांकी में हालात अब काबू में। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है तो पलामू की जनता को शांति का संदेश देने के लिए पलामू पुलिस के जवानों ने पांकी की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। साथ ही आम जनता से अफवाह से बचने की अपील की है। डीसीए दोड्डा और एसपी चंदन सिन्हा ने जनता से संयम बरतने की अपील की है। और जो भी कार्रवाई हिसाब का दायरा ऑलरेडी कर रहा है और हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 144 लगा हुआ है और उसको जरूर आप लोग पालन कीजिए। और मोर देन 4 पीपल कहीं में भी, 4 लोगों से ज्यादा कहीं में भी एक जगह जुट नहीं होना है। जो चिन्हित हैं उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावे अज्ञात लगभग 1000 आदमी हैं जिसकी पहचान वीडियो, फोटो आदि के आधार पर की जा रही है। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी उपद्रवी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। 13 आदमी गिरफ्तार हुए हैं जिनको जेल भेजा गया है और हम लोग जो है आगे पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने और निर्दोष व्यक्तियों का जान या संपत्ति का नुकसान नहीं हो, उसके लिए तैयारी किए हुए हैं। वहीं पलामू हिंसा को लेकर बीजेपी और वीएचपी ने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा है तो मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकार का बचाव किया है। एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, यानी उनके ओर से पश्वित पुलवित जिसको कह सकते हैं। और जिस कारण से आज प्रदेश में एक प्रकार से जो सांप्रदायिक तनाव या तापीस वो अब एहसास हो रहा है और मैं समझता हूं कि राज्य के लिए वो बिल्कुल
राज्य के लिए, समाज के लिए या विकास के लिए कहीं से भी वो उचित नहीं है। जनजाति कल्याण के लिए इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया था और आज ये झारखंड जिहादियों का अड्डा बनता चला जा रहा है। हिंदू समाज आखिरकार कब तक इनको सहन करता रहेगा? आखिरकार वो जनजाति समुदाय है जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें प्रतिबद्धता तो व्यक्त करती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद उन सभी पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ा है। सरकार चलाना है सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सरकार है, एक आदमी के लिए नहीं है। तुष्टि का सरकार हेमंत सरकार नहीं है। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब तेज हो गया है। एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार सुनीता चौधरी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के शासनकाल में ही राज्य और देश का विकास होता है। उत्साह है, जोश है और मैं कह सकता हूं कि गठबंधन इस बार भारी वोटों से जीत हासिल करेगा। वो जब राज्य में या देश में भी एनडीए की सरकार बनी तो ये सारे बुनियादी सुविधा यानी लोगों को तक पहुंचाएगी। और यूपीए के राज्य में क्या हालत थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज कांग्रेस की यहाँ प्रत्याशी, तो मैं समझता हूँ कि आप जनता इस बात को अच्छी तरह से समझे। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के हेवीवेट नेताओं का रामगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। इनमें मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख एक प्रमुख नाम है। यूपीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के पक्ष में वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 19 फरवरी से सीएम हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगे। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया कि ममता देवी के प्रति इलाके में लोगों में संवेदना है और सरकार के कामों की बदौलत कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिलेगी। उन्होंने शुरुआत गोला से करेंगे, 19 हो या 20 हो, लेकिन वैसे ही हम लोग को लगता है कि 19 तारीख से उनका प्रोग्राम हम लोग को मिल जाएगा और लगातार उनका भी प्रचार रहेगा। उनका गृह जिला भी है, वो अपना यहाँ आएंगे भी और जनता को अपनी बात को रखेंगे। इसीलिए चुनाव चुनौती तो है, चुनाव को छोटा करके नहीं देखते हैं, लेकिन भारी मतों में हमारी उम्मीदवार जीतेंगे। और कृषि उपज विधेयक के खिलाफ राजधानी रांची समेत राज्य भर की खाद्यान्न थोक मंडी और बाजार आज दूसरे दिन भी बंद नजर आ रहे हैं। रांची के पंडरा की थोक मंडी में आलू प्याज की आवाजाही दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रही। हाल ये है कि थोक मंडी में ताला लगने की वजह से बाजारों में खुदरा आलू प्याज बिकने पर भी संकट आ गया है। हालांकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स से राय मांगी है। हमने अभी सिर्फ प्रस्ताव लिया, विधेयक महामहिम के यहाँ से पारित होके हमारे पास आया है, गजट प्रकाशित होना है। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आएगी, जिसमें कल 2 बार हमने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उनके लोगों के साथ वार्तालाप किया। जनाब आलमगीर आलम साहब भी साथ थे। हमने कहा कि रूल्स आप जो भी सकारात्मक सुझाव देंगे, आप हमारे अंग हैं और हम आपको कहीं दरकिनार नहीं करेंगे। और राजधानी रांची की सड़कों पर एक बार फिर राज्य भर की सहिया दीदियों का जुटान हो गया है। स्थायी नौकरी और मानदेय समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर सहिया संघ के धरने से रांची की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। आंदोलनकारियों का हुजूम रांची के डीसी आवास के बाहर धरने पर बैठ गया है। सहिया संघ ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को अस्थायी कराना होगा, हम सहिया दीदी को मानदेय बढ़ाना होगा। और सर हमारा यही बात सरकार नहीं सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं सुन रहे हैं हम लोग को बात। तो स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि मेरी बात को जो है सो ध्यान से सुने और दोनों कान खोल करके सुने कि हम लोग को अस्थायीकरण करे, 18,000 वेतन देवे और हम लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिए मोबाइल दिया जाए। सहिया बहने हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, हम लोग के कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक चपरासी भी है जो झाड़ू लगाती है, उसको सरकार 20,000 वेतन देता है। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, हम लोग के सरकार अनदेखा क्यों कर रहा है? हम लोग के साथ शोषण क्यों कर रहा है?
राज्य भर से 42,000 से भी ज्यादा सहियां आज फिर से राजधानी रांची में जुटी अपनी मांगों को लेकर। लाख गुजारिश के बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय इनको सुनने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे कितनी सारी संख्या में कुल 24 जिलों से एक बार फिर से ये लोग अपनी मांगों को लेकर जुटी हैं, लेकिन कोई भी इनको सुनने को तैयार नहीं है। दीपावली का पहले जब हम लोग ज्ञापन देने आए थे उस टाइम सर बोले हैं जे है आप लोग का हम लोग बात रख रहे, हम दिल्ली में भी बात कर रहे, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में बात हुआ क्या नहीं वो नहीं जानते हम लोग, और बोला क्या हॉट स्टेट में क्या दे रहा नहीं दे रहा वो भी हम लोग बात करके आप लोग को हम लोग बताएंगे। अभी तक नहीं है। सर खाली हम लोग को लाड्डू खिला के लाड्डू का जैसा अभी हम लोग को रोड में बैठना पड़ रहा है। कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा है। बस जहाँ जा रहे हैं आश्वासन खाली दिया जा रहा है, आज नहीं कल नहीं, इतना 3 महीना से देख रहे हैं। बस बहला के फुसला के हम लोग से काम लिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। चेतावनी दी है कि हम लोग से सरकार बात करे, मगर सरकार आप जब नहीं बात सुनी तो हमें बहुत ही कष्ट पे यहाँ पे रांची में आना पड़ा। बता दें कि सहिया कर्मियों के ऐसे धरने से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है पूरे राज्य भर में, और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य कर्मियों को काफी ज्यादा शिकायत है। केवल इनका कहना है कि जो मंत्रालय है वो आश्वासन दे देता है, लेकिन अपना जो वादा है वो पूरा नहीं कर पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद से आपको बड़ी खबर दे दी, जहां छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे भी चले और उस मारपीट में 12 लोग जख्मी हो गए। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पुटकी थाना क्षेत्र के पासी धौड़ा और ऊपर धौड़ा के रहने वाले 2 गुटों में छेड़खानी को लेकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुटकी पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा। घटना के बाद दोनों बस्तियों में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। वो चाची रहती है, वो नदी नहाने गए थे, छेड़खानी हुआ तो हम सुनने में छेड़खानी हो रहा है तो मैं बस्ती लड़का लोग दौड़ा तो हम भी दौड़े साथ में। वहाँ लड़का लोग पीट किया, हावी हो गया बस्ती लड़का लोग मारने लगा तो हम छोड़ने लगा, हमको लास्ट में लाठी से मार दिया। मेन इसमें है संतोष पासवान, रविंदर पासवान, हम लोग पर दबाव डालने चाहते थे। वीडियो है सर, पुरानी रंजिश थी। हाँ सर, हाँ पुरानी रंजिश थी। और अगली खबर धनबाद से, जहां रंगदारी नहीं देने पर युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कतरास थाना क्षेत्र के काकू मोड़ स्थित होटल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। युवकों की करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें कुछ युवक ललकारने के बाद सफेद महंगी लग्जरी कार को लाठी डंडे से मारकर क्षतिग्रस्त करते दिखते हैं। घटना के बाद सभी आरोपी भाग निकले। होटल मालिक ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ ससुराल था मेरा तो वहाँ से भगजक हुआ था। एक बार हुआ था, केस हुआ था, उसी का बदला लिया आज। वो एक बार मेरा गाड़ी और तोड़ चुका है मार के। क्या चाहते हैं हम? न्याय चाहते हैं कि उसको प्रशासन पकड़े। और झारखंड में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री सहायक खेलकूद प्रतियोगिता का रांची के मोरहाबादी मैदान में शुभारंभ किया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बैलून उड़ाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और इस प्रतियोगिता में नक्सल प्रभावित 5 जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी के खिलाड़ी अपना हुनर दिखा रहे हैं। दरअसल इन खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर सहायक खेलकूद योजना के तहत अपनी प्रतिभा को साबित किया था, जिसके बाद अब उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, खेल के साथ साथ शिक्षा भी जुड़ा हुआ है और शिक्षा का क्षेत्र में जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होते गया पालन करते रहे, आज बेहतर दिशा में पहुंच रहा है। और राजधानी रांची में चल रहे सहाय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में नक्सल प्रभावित 5 जिलों के 520 खिलाड़ी खूब दमखम दिखा रहे हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पश्चिमी सिंहभूम के टोटो से रांची आई एथलीट जानकी हंसदा खुली हवा में सांस लेकर बेहद खुश हैं। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने।
राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री सहाय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन का मकसद ही है कि जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, जो 5 जिले हैं, उन जिलों के खिलाड़ियों को मुख्य धारा में लाना, खेल के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देना, और वो एक तरीके से जाहिर होता नजर भी आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पश्चिम सिंहभूम के टोंटो प्रखंड की जानकी हांसदा हैं। वही टोंटो प्रखंड जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सबसे ऊपर रखा जाता है। मतलब बहुत ही खतरनाक माहौल है, यहाँ पर निकलने में भी बहुत डर लगता है। किस चीज को लेकर डर है वहाँ? मतलब एमसीसी समय ना बहुत, इसलिए। अच्छा, तो आप सुबह और शाम वहाँ नहीं निकल पाते हैं? नहीं, मेरा माँ बाप निकलने नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, यहाँ पर भाग लेने आई हैं? एथलेटिक्स 200 मीटर का। तो आप सीधे पश्चिम सिंहभूम जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकलने में। दहशत जो है वो कहते हैं कि एक तरीके से इंसान के दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है, लेकिन जब वही बेटियां अपने घर से बाहर निकलती हैं और सीधे राजधानी पहुंचती हैं तो मन के किसी कोने में एक ये भाव होता है कि हम उस माहौल से आए हैं, हमें जीवन में कुछ बेहतर करना है और अपने आप को साबित करना है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। महोत्सव में जनजातीय कला, संस्कृति, शिल्प शैली और पारंपरिक कला की प्रदर्शनी लगी है। 200 से अधिक स्टॉलों में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया गया है। वहीं महोत्सव में करीब 1000 आदिवासी कारीगर शामिल हुए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम मोदी को त्रिपुरा की जनजातीय पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रयोग किया जाता है अपने हाथ। इस बजट में खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कि जब हम अमृत महोत्सव मना करके अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प 2047 में जनजातीय क्षेत्रों में वंशानुगत तरीके से जो समस्याएं पिछले वर्षों से चली आ रही है वो समाप्त होना चाहिए। इस बजट के माध्यम से विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और मैं जनजाति मंत्रालय की तरफ से इस कार्यक्रम को विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से किया है उसके लिए मैं पूरे देश के जनजाति समाज के तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और झारखंड में वेतन को लेकर अहम के उर्दू शिक्षकों को योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 4401 उर्दू शिक्षकों को बाद नियमित वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस वक्त स्वीकृत पद पर मात्र 701 उर्दू शिक्षक ही कार्यरत है और इससे पहले वेतन लेने के लिए से गुजरना पड़ता था। वेतन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। सरकार ने गैर योजना मद में कर दिया है, तो अब हम लोग को टाइम पे मिल जाएगा वेतन। दूसरी बात है कि अब ये जो त्योहार ऐसे मौके हो जहाँ पे हमको पैसों की जरूरत होती है, तो अब हमको समय से मिल जाएगा। तो हम लोग योजना मद और गैर योजना मद, ये मामले जो है ये बड़ा बेहद संवेदनशील है। मेरा ये कहना है कि भाई आप योजना गैर योजना में, इससे शिक्षक को क्या लेना देना है, उसको समय पर वेतन मिलना चाहिए जैसे अन्य अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिलता है। और गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के गढ़कुरा पंचायत का सरकारी मध्य विद्यालय भगवान भरोसे है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सप्ताह में महज 2 से 3 दिन ही स्कूल खुलता है और उसमें भी पढ़ाई नहीं होती। ये विद्यालय गौशाला में बदल चुका है। वहीं स्कूल की छत टूट कर नीचे गिर रही है, जिससे बच्चों के जख्मी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इतना ही नहीं, बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी और टेबल तो दूर, यहां तक कि समतल फर्श भी नहीं है, जबकि सरकार एक स्कूल के पीछे हर महीने लाखों रुपए खर्च कर रही है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद।
इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के बरतल्ला गांव में, जो गढ़पुरा पंचायत के अंतर्गत आता है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जो यहां की मध्य विद्यालय है। पहले आप देख सकते हैं यहां की जो बच्चे हैं, छात्र एवं छात्राएं यहां पे खड़े हैं और इसके गार्जियन भी हैं। और इन लोगों का कहना है कि स्कूल है जो मात्र सप्ताह में 2 से 3 दिन ही खुलता है। और आज भी आप देख सकते हैं कि स्कूल बंद पड़ा हुआ है, जबकि अमूमन खुला ही रहना चाहिए था, क्योंकि बता दें सरकारी टाइमिंग 9 से लेकर 3 बजे तक है। और आप देख सकते हैं कि स्कूल अभी बंद पड़ा हुआ है और शिक्षक मात्र एक ही पढ़ाने वाले हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ से लगभग 40 से 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप स्थिति भी स्कूल का देख सकते हैं कि किस तरह गोहाल के रूप में ये तब्दील हो चुका है यह स्कूल। और अभी तक इसका ना ही कोई रिपेयरिंग की जा रही है और ना ही पेंटिंग वगैरह की जा रही है। लेकिन वहीं बताया जा रहा है कि शिक्षक लगातार इस लापरवाही को अंजाम दे रहे हैं और जो बच्चों का, ये जो भोले भाले बच्चों का भविष्य है, कहीं ना कहीं इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाम क्या हो बाबू? रोहित। रोजाना स्कूल खुलता है? नहीं। अच्छा, खाना भी नहीं मिलता होगा रोजाना? नहीं। कौन सा क्लास में पढ़ता है? तीसरा क्लास में पढ़ाई करता है। तुम्हारा नाम बाबू? पीयूष कुमार। रोजाना स्कूल खुलता है? नहीं। आज भी स्कूल नहीं खुला? खुला है। कब से कब तक खुला? बोल फटफटाए। 10 बजे से 12। क्या है इसका? 9 बजे से 3 बजे तक रोजाना स्कूल खुलता है? नहीं। सप्ताह में कितना दिन खुलता होगा? 3-4 दिन बस। और खाना मिलता है? कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। नाम क्या हुआ भाई आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। आखिर इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? विरोध हम लोग किए हैं। हम लोग बहुत बार, रिपोर्टर भी आए 1 से 2 बार, वो भी देखें कि स्कूल का हालत क्या है और शिक्षा जो है सो यहाँ के बच्चों को बढ़िया से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग विरोध भी किए और नहीं, कभी कहते हैं कि ऑफिशियल काम में चले जाते हैं, कभी कहते हैं इधर हो गया। वो पूरा तरह से समय जो है सो स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षकों की लापरवाही की वजह से जो गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।